देखिए, इसमें जो मैं समझता हूँ कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी है ईरान और इसराइल के बीच, वो इसकी टेक्निकलिटी देखे तो हमास ने इसराइल पर अटैक किया और इसराइल ने इसके रिस्पॉन्स में एक फियर्स अटैक गाजा स्ट्रिप पर किया। और उस वक्त इसराइल ने ये नहीं सोचा कि हमास के साथ पॉपुलेशन को भी उसने पनिश कर दिया, पॉपुलेशन को भी पनिश कर दिया। यहाँ तक कि आप 40,000 लोगों को मार देते हो, आप एरियल बॉम्बार्डमेंट करते हो, आप ये जानते हो कि हमास और पॉपुलेशन इतनी छोटी जगह में साथ साथ है। और ये भी हो सकता है कि हमास एक आर्म्ड ग्रुप है और पॉपुलेशन इसका अपोज नहीं कर सकता, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। और ये बात है कि हमास जो पैलेस्टाइन पीपल का शील्ड बना के भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब फिर भी ये नहीं है इसराइल को कि वो इतना ज़बरदस्त एरियल बॉम्बार्डमेंट करे और यहाँ तक कि ग्राउंड इन्वेजन भी करे, जानते हुए कि टैंक के जो बॉम्ब शेल है, टैंक के शेल, उससे काफ़ी हताहत हो जाएगी, एरियल बॉम्बार्डमेंट से काफ़ी हताहत हो जाएगी। कोई टारगेटेड बॉम्बिंग नहीं होगा, पॉपुलेशन को ज़्यादा चोट पहुंचेगी। 10 हमास को मारने के लिए आप 100 सिविलियंस को मार डालते हो। जब ये रेशियो है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसराइल को एक अपॉर्चुनिटी थी कि उसी वक्त उसने पैलेस्टाइन पीपल को स्क्रीन आउट करके ले लिया होता तो आज ये दिन नहीं आते, हमास को आइसोलेट करना पड़ता। लेकिन इसराइल ने नहीं किया। गुस्से में आकर उसने पैलेस्टाइन पीपल को भी पनिश किया और ये इंटेंशनल था कि भाई इसमें ये होगा। और इसराइल ये मानता है कि जो पैलेस्टाइन पीपल है वो हमास के साथ मिली जुली भगत है और इनकी ही प्रोडक्ट है। और इसकी वजह से जो इजरायली को नुकसान पहुंचा है, 7 जुलाई के दिन के आसपास की बात कर रहा हूँ, अटैक में, तो अब इसके 1200 के बदले हम आपको 36,000 का आंकड़ा दिखा देंगे। लेकिन ये गलत इसीलिए है कि इंटरनेशनल आइज में इसराइल की वैल्यू भी कम हो गई और एक जो कहते हैं ना कि लोगों में कॉन्सेंसस बन गया कि इसराइल, हाँ, क्यों इतने लोगों को मार डालना इतने शॉर्ट टाइम में। और दूसरी बात यह है कि ना तो पैलेस्टाइन के पास कोई बड़ी डिफेंस सिस्टम है या कोई एडवांस मिलिट्री है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग तो रॉकेट और वो रॉकेट पे ही ज़्यादातर काम करते हैं और वो भी कोई एडवांस रॉकेट्स नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस लड़ाई के अंदर इसराइल ने जो परस्यू किया, उसका जो हमास का जो लीडर है ईरान में और तेहरान में, तो मैं ये मानता हूँ कि इसराइल ये बात को मिस कर गया कि ईरान के लोग शिया है और ये शिया लोग जो है वो रेकलेसली करेजियस है। अगर इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो इस्तेमाल करने में देर नहीं करेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक मैंने यही देखा कि पैलेस्टाइन के लोग अरब लोग हैं, सुन्नी है, और ईरान जो है वो शिया है, हिजबुल्लाह वो शिया है, हूती जो है वो शिया की बाय प्रोडक्ट है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ द डे सिया इतना अरब के लिए क्यों फील करते, पर्टिकुलरली
पैलेस्टाइन के लिए। दूसरे सुन्नी कंट्रीज है, एक दो की बात तो नहीं है। इसके बावजूद ये लोग इतना फील क्यों करते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि ये एक अलग किस्म के लोग हैं और कुछ अलग वैल्यू को रखते हैं। जैसे कि अब इसका नाम तो मैं भूल गया, लेकिन जो हमास का लीडर अभी मारा गया, कि ये हमारा मेहमान था और इसकी मौत तेहरान में हुई और ये मिसाइल अटैक में मरा और इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। ये हमारा अपमान है और ये अपमान का हम बदला लेंगे। एक आदमी के लिए ईरान जानता है कि वो हम इसराइल पर अटैक करेगा, इसराइल के लोग मर सकते हैं, इसराइल रिटेलिएशन करेगा, ईरान के लोग भी मर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर आप देखिए कि ईरान के लोग एक साथ हो गए। अब इनफ इज इनफ। अब इसराइल ने ये नहीं सोचा कि ये जो हमास का लीडर है उसको परस्यू करने में तेहरान में मिसाइल छोड़ने के बाद ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता है। और इसकी वजह यह है कि ईरान ने आगे भी ऐसा किया है, उसने अमेरिका के साथ भी ऐसा किया है। तो इसराइल को ये कंटेम्पलेशन में होना चाहिए कि ईरान की तरफ से हमला आएगा। या तो इसराइल ईरान के साथ वॉर करना चाहता है और कोई बहाना निकालना चाहता है, लेकिन ईरान जो भी अपनी ताकत है वो झोंक देगा वक्त आने पर। और इसराइल को कभी भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ईरान के साथ अमेरिका खड़ा है, रशिया खड़ा है, ईरान के साथ रशिया खड़ा है। और हमें पता नहीं है कि रशिया ने क्या कौन से वेपन्स ईरान को दिया है। और ईरान एक सोवरेन कंट्री है, ताकतवर कंट्री है, ऑयल सबसे ज़्यादा, गैस की प्रोडक्शन है, काफ़ी टाइम से वेपन्स बना रहा है। अब तो थोड़ी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। मैं तो ये मानता हूँ कि ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो इंडिया से भी आगे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसराइल अपनी डिफेंस सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ईरान ने एक अप्रोच ऐसा लिया है जैसे कि हिजबुल्लाह का अप्रोच, जो लैंड सटी हुई है, सॉरी, लेबनान की, हिजबुल्लाह की। हाँ, तो यहाँ से खतरा है, सीरिया से खतरा है, और यहाँ तो बीच में जॉर्डन आ जाता है। लेकिन अगर उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसी का इस्तेमाल करता है, या रसिया ने कोई एडवांस वेपन्स दी है या फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है, तो इसराइल छोटा कंट्री है और उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादा कुछ एस्केलेट हो गया तो इसराइल को भी काफ़ी नुकसान होगा। और इसराइल चाहे कितना भी रिटेलिएट करे, न्यूक्लियर से रिटेलिएट करे, लेकिन एक बात पक्की है कि फिर इसराइल को नुकसान होगा और बड़ी चोट पहुंचेगी और ये लेजेंडरी यानी कि हिस्टोरिक बन जाएगा। तो मुझे ये लगता है इन दी ओवरऑल सिनेरियो कि इसराइल को बहुत ही स्टेप, हाँ, सोच कर स्लोली इनको स्टेप लेना चाहिए था। इसराइल ये सोचता है कि एग्रेशन हर बार होना चाहिए, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आ, हर वक्त जो कहते हैं ना, वक्त का पहिया एक जैसा नहीं रहता है। अब देखते हैं आने वाले 24 घंटे में, 48 आवर्स में ईरान क्या करता है। लेकिन आज की तारीख में इसराइल में टेंशन बनी हुई है। इसराइल ज़रूर रिटेलिएट करेगा, उसने भी सब तैयारी की होगी, और अमेरिका भी सपोर्ट करते करते थक गया है। लेकिन अमेरिका को कोई पॉजिटिव रोल ज़बरदस्त बड़े पैमाने पे प्ले करना पड़ेगा, जिसमें उसको इसराइल को बता देना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन कि भाई पैलेस्टाइन की फ्रीडम चाहिए और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका को लेनी पड़ेगी, कि कोई भी रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकाला तो पैलेस्टाइन तो एक जैसे कि सिंबॉलिक है,
लेकिन इसके साथ साथ दूसरे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए, जैसे कि ईरान और हिजबुल्ला परेशान कर रहे हैं और ईरान के पीछे रसिया है। तो मैं मानता हूँ कि अब इज़राइल को कुछ समझना पड़ेगा कि भाई इसका क्या रास्ता निकाले। इज़राइल शांति से जीना चाहता है, लेकिन ये लोग शांति से नहीं जीना देना चाहते हैं। इज़राइल को भरोसा नहीं है हमास पर या पैलेस्टाइन के लोगों पर, यानी कि गाज़ा स्ट्रिप या वेस्ट बैंक पे, कि अगर बिल्कुल उनको एज अ कंट्री छोड़ दिया गया तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये लोग कोई एक दिन बड़े पैमाने पर इज़राइल पर हमला कर देंगे। इसीलिए वो बहुत ही रिस्ट्रिक्शन के तहत कोई आज़ादी नहीं दे रहा है। लेकिन फिर इसका सॉल्यूशन क्या? क्योंकि ये लोग भी सब बिना सॉल्यूशन तो बैठे रहने वालों में से है नहीं। तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों। तो इसी के साथ मैं मानता हूँ कि ये वीडियो समाप्त करते हैं और बाद में अगले वीडियो पर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।